साउथ इंडिया, कमाल का खाना, खूबसूरत कल्चरल डाइवर्सिटी, होम ऑफ गिगाचार्ज लाइक राजराज चोला एंड पहर्षि राजा, जो कि मिडीवल एज में भारतीय कल्चर का रखवाला था, जिस समय नॉर्थ इंडिया फॉरेन ऑक्यूपेशन के अंदर था। चाहे विजयनगर एम्पायर हो या आदि शंकराचार्य जैसे गुरु हो या भारत के सबसे सुंदर मंदिर हो, लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया में भारत की कल्चरल धरोहर सदर्न स्टेट में काफ़ी डूबी। केस इन पॉइंट, इस हफ्ते केरला में क्या हुआ? Welcome back. In the name of secularism, the Kerala government has banned saffron. Temple in Kerala has been asked to remove saffron decoration. You have to put up multicolor decorations, not of a single color. To use multicolor decorations for temple festival instead of using the complete saffron color decorations. साउथ इंडिया के कल्चर को किस तरह से दबाया गया और शायद इंडिया फिर से कल्चरल रिवाइवल होने वाला है। तो सबसे पहले ये जानते हैं, केरला में एक मंदिर है वेल्लायानी भद्रकाली टेम्पल, जहां हर 3 साल पर माता भद्रकाली के लिए कल्ली यूटू महोत्सव किया जाता है। यह एक बहुत ही इंसेंट मंदिर है और इस मंदिर का खास बात यह है कि यहाँ के जो पुजारी हैं, महंत हैं, वो ब्राह्मण नहीं होते हैं बल्कि लाइक स्मिथ कमेटी से आते हैं। लेकिन इस साल इस मंदिर के इर्द गिर्द एक कंट्रोवर्सी खड़ा हो गया है, क्योंकि केरला गवर्नमेंट, केरला पुलिस ने इस मंदिर के भक्तों से कहा मंदिर में होने वाले महोत्सव के दौरान मंदिर में सजावट के लिए भगवा डेकोरेशन न लगाएं। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने ऑन रिकॉर्ड यही बात बोली है। उसके लिए आप लॉ एंड ऑर्डर को फिक्स मत करो। Local police asking the temple authorities to not use the saffron color alone, but to use multicolor as it could lead to clashes. ये बहुत बढ़िया सिस्टम है कि कम्युनल क्लैशेस ना हो। बेगुनाह लोगों को पनिश करना शुरू कर दो कि आप उत्सव क्यों मना रहे हैं। ज्वेलरी चोरी रोकने के बजाय गोल्ड को ही बैन कर दो। ट्रक ड्राइविंग कंट्रोल करने के बजाय गाड़ियों को ही बैन कर दो। और ये हालत अभी खत्म भी नहीं हुई है कि केरला पुलिस कह रही है कि भगवा डेकोरेशन करने के बजाय आप मल्टी कलर डेकोरेशन यूज कीजिए। मल्टी कलर घटना सर, पार्टी यहाँ नहीं चल रही है, पूजा चल रही है। यहाँ मैंने एक बात और सुना कि केरला पुलिस को भगवा रंग से इतना नफरत हो गया कि सनराइज और सनसेट को भी बैन करने के लिए ये लोग सोच रहे हैं। उन लोगों ने यह भी अनाउंस किया है कि केरला में अगर आप संतरा बेचेगा तो उसको बेचने से पहले लाल या हरा रंग उसको करना पड़ेगा। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। क्या पता ये तेजस्वी लोग किसी दिन भारतीय फ्लैग को ही इलीगल घोषित कर दें। अब पुलिस का और इस मंदिर के भक्तों का कहना है कि ये पुलिस नहीं कर रही है, बल्कि केरला के गवर्नमेंट पुलिस के हाथों से ये करवाने की कोशिश कर रही है। और सीपीआई का कहना है कि हम अपने झंडे वहाँ पर लगवाना चाहते हैं। Both political parties had put up their flags in this area, and after that, when these decorations were put up, there were complaints, and that is why they had decided. क्या है ये? सीपीआई को मंदिर के सामने झंडे क्यों लगवाने हैं? अब आपने धर्म तो छोड़ दिया है, आगे बढ़िए। ये तो मतलब वही बात हुई कि सलमान खान 24 घंटे कैटरीना कैफ और विकी कौशल के घर के बाहर खड़े रहते हैं। देखिए, पहली बार नहीं है कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशन या हिंदू मंदिरों के साथ दखल अंदाजी की जा रही है। इस तरह से आपको सबरीमाला का केस याद ही होगा, जब कोर्ट केस फाइल किया गया था सबरीमाला की ट्रेडिशनल के खिलाफ। आपको बता दें कि केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री का विवाद काफी समय से चल रहा है। आरएसएस और बीजेपी जैसे जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन पर अक्सर केरला में अटैक्स होते हैं। कुन्नूर में एक संघ कार्यकर्ता पर फिर हमला हुआ। A popular Front of India leader has been arrested in connection with the killing of an RSS worker in the Palakkad district of Kerala. PFI has gone on a violent rampage, and their target here is the RSS and BJP function. तो केरला, तमिलनाडु, आंध्रा जैसे स्टेट में इंडियन कल्चर की काफ़ी बुरी हालत है, जबकि एक समय पर मिडिवल एज में इन स्टेट ने ही इंडियन कल्चर को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था। विजयनगर एम्पायर ने भारत के कल्चर को न सिर्फ बचा कर रखा था, बल्कि उनको बहुत ग्रोथ भी किया था, जब नॉर्थ इंडिया इस्लामिक ऑक्यूपेशन के अंदर था। पोर्चुगीज ट्रैवलर डोमिंगो पेस के हिसाब से हम्पी शहर ऑलमोस्ट रोम जितना बड़ा था। पर्शियन एम्बेसडर अब्दुल रज़ाक तो ये तक कहते हैं कि पूरी दुनिया में उन्होंने हम्पी जैसा दूसरा शहर देखा ही नहीं। We find ourselves at the entrance to the magnificent temple in the center of the city. Iconic traditions and the jubilant celebration of Tirumala Brahmotsav. उसके ऊपर से राम अनुजाचार्य, आदि शंकराचार्य जैसे आध्यात्मिक गुरु, जिन्होंने हमारे कल्चर को और डेवलप किया। क्या हुआ सदर्न स्टेट में? तो देखिए, इंडियन कल्चर या एटलीस्ट हिंदू कल्चर के डिक्लाइन के पीछे कई सारे रीजन हैं।
तमिलनाडु में एटलीस्ट एक बहुत बड़ा रीजन है द्राविडियन पॉलिटिकल का इमरजेंसी जो शुरू हुआ था एक पॉजिटिव गोल्स से। वो चाहते थे कि तमिलनाडु में जो कास्ट भेदभाव होता है, जाति भेदभाव होता है, उसको बंद किया जाए। लेकिन उन्होंने एक बुरे स्ट्रक्चर को हटाने की कोशिश करते समय उससे भी ज़्यादा बुरा स्ट्रक्चर तमिलनाडु में लगा दिया। बिल्कुल उस तरह जिस तरह दुनिया में इनजस्टिस को हटाने के लिए कई वायलेंट रिवोल्यूशन होते हैं, लेकिन अक्सर पुराने स्ट्रक्चर को हटाने के बजाय उनसे भी बुरा स्ट्रक्चर इंस्टॉल कर दिया जाता है। एक एग्जांपल से समझिए, रसिया में जब बोल्शेविक रिवोल्यूशन हुआ तो जार के स्ट्रक्चर को हटाने के बाद वहाँ पर उससे भी बुरा कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप लगा दिया गया। ईरान में ईरान के शाह को हटाने के बाद उससे भी कहीं ज़्यादा बुरा इस्लामिक डिक्टेटरशिप लगा दिया गया। उसी तरह तमिलनाडु में भी जाति भेदभाव को हटाने के चक्कर में वहाँ पर एक बहुत ही भेदभावपूर्ण प्रणाली लगा दिया है जो कि क्लियरली एंटी ब्राह्मण था। Tamil Brahmins of Tamil Nadu, they are literally Jews. 1971, 75, 77, a Tamil Brahmin says, I'm a Tamil Brahmin in Tanjavur. Take it from me, the DMK will do something to you, madam. They come and deface your house. They will bring Lord Rama outside your Agraharam, put a chapel garland to Lord Rama in Salem. They have done it. They have done it in Tanjavur. They will do most idiotic of things to chase them away. That is why some of the greatest talent of Tamil Nadu is outside Tamil Nadu. और एक एंटी हिंदू मूवमेंट भी बन गया। The Dravidian are all influenced by the church. Bishop Isra Sargunam. Isra has close ties with the DMK and has on several occasions supported them. So when DMK gets supported by bishops, there is more than just vote bank politics. There is ideological vested interest in the form of promoting a racist Dravidian ideology. उसके ऊपर से अंग्रेजों ने तमिलनाडु में आर्यन और द्राविडियन वाली थ्योरी भी लगा दी। भाई आर्यन इंडिया के बाहर से आए हैं और द्राविडियन इंडिया के नेटिव पॉपुलेशन है। आर्यन ने जबरदस्ती इंडिया के नेटिव द्राविडियन पॉपुलेशन को धक्के मार के तमिलनाडु में भेज दिया। इसके बावजूद कि मॉडर्न साइंटिफिक एविडेंस क्लियरली ये दिखाता है कि इंडिया के जो लोग हैं वो जेनेटिकली बहुत सिमिलर हैं। There has never been a more diabolical hoax in the history of this country than the invention of the Aryan invasion theory. कोई आर्यन द्राविडियन डिवाइड नहीं है। केरला में भी इसी तरह से कम्युनिस्ट मूवमेंट डेवलप हुई, रेडिकल मूवमेंट डेवलप हुई, PFI जैसी जिनके ऊपर आतंकवाद के कई सारे आरोप लगे, जिन्होंने हिंदू ऑर्गेनाइजेशन पर बहुत सारे अटैक करवाए और उन अटैक्स की वजह से हाल ही में उनको बैन भी कर दिया गया है। एक और रीज़न ये भी हो सकता है कि साउथ के जो स्टेट हैं उनके ऊपर बहुत लंबे समय तक इस्लामिक ऑक्यूपेशन नहीं हुआ है, तो हो सकता है उनको एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी का जो खतरा है वो उतनी क्लियरली समझ नहीं आया है जितना क्लियरली शायद नॉर्थ इंडिया को समझ में आया। और उसका पॉलिटिकल और कल्चरल डिसवांटेज आज वहाँ के हिंदूज को ये फेस करना पड़ रहा है कि स्पेशली केरला में उसकी पॉपुलेशन इतनी गिर गई है कि वो पॉलिटिकली काफ़ी रिलेवेंट हो गए हैं। और जो मुस्लिम और क्रिश्चियन हैं वो अक्सर एक ब्लॉक की तरह वोट करते हैं, तो मुस्लिम और क्रिश्चियन के जो पॉलिटिकल डिमांड हैं वो भी माने जाते हैं और हिंदू के पॉलिटिकल डिमांड नहीं माने जाते हैं। इसलिए मुस्लिम और क्रिश्चियन के जो रिलीजियस प्रैक्टिसेज हैं उनमें दखलंदाजी नहीं होती, लेकिन हिंदूज के रिलीजियस प्रैक्टिसेज में दखलंदाजी होती है। चाहे पूर्ण त्रयस्सा मंदिर हो, चाहे वेलयानी भद्रकाली मंदिर हो, चाहे कोडंगलू भगवती मंदिर हो, चाहे सबरीमाला हो, जिसके परंपरा के साथ दखलंदाजी करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वहाँ पर पशु बलि दी जाती है। एक और धर्म है जहाँ पर एनिमल सेक्रीफाई होता है, लेकिन क्योंकि वो एक ब्लॉक की तरह वोट करते हैं उनकी एनिमल सेक्रीफाई में दखल अंदाजी नहीं की जाती। ये सिर्फ केरला में ही नहीं है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका जैसे स्टेट में भी होता आया है। तमिलनाडु के मंदिरों में भी पॉलिटिकल पार्टी दखल अंदाजी करती है। तमिलनाडु के प्रीस्ट्स को 60% टिकट का शेयर गवर्नमेंट को देना पड़ता है, मंदिर के पास नहीं रहता। तमिलनाडु जैसे स्टेट में जो क्रिश्चियन का रिवाज है उनके ऊपर कोई दखल अंदाजी नहीं होती। सदर्न स्टेट में इस समय पर ये है डिस्क्रिमिनेशन की हालत, और लगता है कि सदर्न स्टेट के जो हिंदू हैं उन्होंने रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है कि इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह बॉलीवुड की हवा धीरे धीरे चेंज हो रही है उसी तरह से लगता है कि सदर्न इंडिया में भी हिंदुत्व धीरे धीरे पनप रहा है। क्योंकि देखिए केरला के जो गवर्नमेंट है वो भद्रकाली मंदिर पर इसलिए एक्शन ले रही है क्योंकि वो एक ऐसे एरिया में है जहाँ पर हिंदुत्व मूवमेंट
काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस एरिया को 2016 में बीजेपी ने जीता था और 2021 में सीपीआई और बीजेपी के बीच बहुत तगड़ा कंपटीशन हुआ, जिसमें सिर्फ बीजेपी 4000 वोट से हारी थी। इनफैक्ट इस मंदिर के जो मेंबर होते हैं वो कलियूर पंचायत से चुने जाते हैं, जिस पंचायत को बीजेपी ने बैक टू बैक 2015 और 2020 में जीता था। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये मंदिर जो है हिंदुत्व की पावर को दिखाता है, क्योंकि इस मंदिर के जो पुजारी हैं वो ब्राह्मण नहीं बल्कि ब्लैक स्मिथ कम्युनिटी से आते हैं। तो ये मंदिर हिंदू कम्युनिटी को कास्ट बैरियर से बाहर निकल के यूनाइट होने को प्रमोट करता है और यहाँ के हिंदू गवर्नमेंट के प्रतिबंध के बावजूद भी अपने परंपराओं को छोड़ नहीं रहे हैं। इनफैक्ट जो पुलिस उसको भगवा लगाने से रोक रही थी, उन पुलिस के पंडाल को ही पूर्ण रूप से भगवा से ही सजा दिया। जब पुलिस ने इनको भगवा झंडा लगाने से रोका तो वहाँ की औरत ने ये डिसाइड किया कि ठीक है, हम सारे के सारे भगवा ब्लाउज पहन के ही आ जाते हैं, अब कैसे रोकोगे। और देखिए पुलिस और गवर्नमेंट के एक्शन के बावजूद भी कितने लोग भगवा लेके निकले हुए हैं। पुलिस के बोलने के बावजूद भी वो लोग अभी तक झंडा नहीं हटाए हैं। मतलब इस सीन को देख के तानाजी फिल्म का एक डायलॉग याद आ रहा है, तू क्या मिटाएगा उस भगवे को जिसका ऐलान खुद आसमान करता है, दिन में 2 बार, सूरज उगने से पहले और सूरज ढलने के बाद। और बाकी स्टेट में भी इसी तरह हिंदुत्व की ग्रोथ हो रही है। अगर आप कर्नाटका में देखें तो वहाँ तो बीजेपी की गवर्नमेंट है ही। आप लोगों को याद होगा कि हिजाब इशू के समय पे हिंदू कम्युनिटी कितनी जोर से निकल के आई थी और आरएसएस ने उनको कितनी जोर से सपोर्ट भी दिया था। तमिलनाडु में हाल ही में बीजेपी के एक यंग लीडर अन्नामलाई काफ़ी फेमस हो रहे हैं। स्टेट लेवल और नेशनल लेवल दोनों पर बहुत बड़े बड़े क्राउड्स आ रहे हैं उनकी रैली में, और उन्होंने तो 2026 इलेक्शन के लिए काफ़ी बोल्ड भविष्यवाणी भी दिए हैं। बीजेपी की ये होप है और तमिलनाडु के लोगों की ये होप है कि ये भविष्य में एक हिंदुत्व के बड़े लीडर उभरने वाले हैं। उसी तरह से जिस तरह से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में आए थे और हेमंत बिश्व शर्मा असम में निकल कर आए थे। अगर आप तेलंगाना को भी देखें तो लगता है वहाँ भी बीजेपी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रही है, उनकी भी बहुत बड़ी बड़ी रैली निकल कर आ रही है। अगर आप हैदराबाद को देखें, उनके भी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में बीजेपी ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। The TRS was at a comfortable 99 without even bothering to campaign much. This time they are decimated by 44 seats. और हिंदुत्व की इस राइज को देखकर जो सो कॉल्ड सेक्युलर या फिर जो एंटी हिंदूज पार्टी भी हैं, उनके भी टैक्टिक्स बदल रहे हैं। द्राविडियन पार्टी भी जाकर हिंदू महंतों से मिल रही है। कांग्रेस जैसी सेकुलर पार्टी अपने आप को असली हिंदू बोल रहे हैं। एथिस्ट कम्युनिस्ट जो हैं वो भी श्री कृष्ण जयंती मना रहे हैं। केरला के कांग्रेसी बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को हिंदू फेस्टिवल में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सावरकर जी ने सही कहे थे, जिस दिन हिंदू यूनाइट हो गए उस दिन कांग्रेस भी अपने कोर्ट के बाहर जनेऊ पहने हुए दिखेंगे। अगर साउथ के हिंदूज ये वीडियो सीन कर रहे हैं और सोचते हैं अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट और कल्चरल इंटरेस्ट को कैसे बचा कर रखें, तो देखिए एक ही तरीका है। आपको राजनीतिक रूप से आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और राजनीतिक रूप से एकजुट होकर ऐसे पार्टी को वोट करें जो आपके इंटरेस्ट को ध्यान रखेंगे। अगर आप अपने आप पॉलिटिकली रिलेवेंट बनाएंगे, अगर आप अपने आप को इतना पावरफुल बनाएंगे कि हाँ भाई हमारे वोट से इलेक्शन जीते या हारे जा सकते हैं, तब सारी पॉलिटिकल पार्टी आपकी बात मानना शुरू कर देगी। हिंदुत्व पार्टी को साउथ के हिंदूज को ये दिखाना जरूरी है कि हाँ भाई हम आपकी कम्युनिस्ट से प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ऐसे किसी भी लोगों से जो आपके साथ दादागिरी करना चाहते हैं। प्रोटेक्शन के साथ साथ हम आपके स्टेट में डेवलप भी करवा सकते हैं और उसके साथ साथ हम आपके ऊपर कोई नॉर्दर्न कल्चर भी इम्पोज नहीं करना चाहते, ना कोई हिंदू इम्पोजिशन करना चाहते हैं। अगर हिंदुत्व पार्टी भी इस तरह की गारंटी साउथ के हिंदू दे पाएगी तो हो सकता है साउथ के हिंदूज और हिंदुत्व पार्टी साथ में मिलकर सदर्न स्टेट में फिर से हिंदू कल्चर का राइज कर सके और हिंदुत्व को डेवलप कर सके। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से सदर्न स्टेट में हिंदू की डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दीजिएगा।